अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से हम डिस्कस करेंगे अल्केन के बारे में, अल्केन की प्रिपरेशंस, अल्केन के केमिकल रिएक्शंस, अल्केन के से जो हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस का लेक्चर देखा है तो आप वो लेक्चर देखें। अगर मैं थोड़ी सी आपको बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाता हूँ, बस रिवाइज करवाता हूँ जो प्रीवियस में हमने डिस्कस की थी। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप भले अपनी वीडियो को क्या करें, थोड़ा सा आगे करके आप डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पे चले जाएं। नंबर 1 पॉइंट्स के हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अल्केन कंपाउंड्स जो होते हैं, अल्केन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं किसका, एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं। कौन सा? पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स भी आप इनको नाम देते हैं। पैराफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरम वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है लीस्ट, फिन का मतलब क्या? टिक्टर। एक ऐसा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो क्या होता है कि बिल्कुल हमारे पास क्या होता है कि लीस्ट क्या होता है कि रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि कुछ ज्यादा होती है, जिस वजह से ये कंपाउंड्स क्या कहलाता है? लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स कहलाता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ा था कि अल्केन कंपाउंड्स जो भी होते हैं इनका जो फार्मूला होता है CnH2n प्लस में क्या होता है? 2 होता है, ये इनका फार्मूला होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो अल्केन कंपाउंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट्स, इन कंपाउंड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, इन कंपाउंड्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है कि लो होती है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होगी, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होती है कि इंक्रीज होती है। मतलब कि मीथेन से इथेन के पास ज्यादा, इथेन से प्रोपेन के पास ज्यादा, ब्यूटेन से पेंटेन के पास ज्यादा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ेगी, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ेगी, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है कि बढ़ती है। रीजन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उस मॉलिक्यूल की जो साइज होती है, कौन सा? उस मॉलिक्यूल की जो साइज होती है, सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज होता है। अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो आपने पढ़ा है कि जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है कि इंक्रीज होता है और इन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज आपने पढ़ी थी। अब आ जाए कि देखेंगे बाबा कि अल्केन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो एक होते हैं हमारे पास साइक्लो अल्केन, एक हमारे पास होते हैं एक हमारे पास सिंपल अल्केन्स होते हैं। अल्केन कंपाउंड्स से साइक्लो अल्केन जो होते हैं वो कुछ ज्यादा हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्केन कंपाउंड्स कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो रीजन भी आप कह सकते हैं कि अल्केन कंपाउंड्स की बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द साइक्लो अल्केन से। नंबर 1 पॉइंट्स, व्हाट इज द अल्काइल कंपाउंड्स? व्हाट इज द अल्काइल क्या होता है? देखिए अगर मैं किसी भी, ये मेरे पास क्या है कि CH4 हाइड्रोजन था, मीथेन था, मॉलिक्यूल था एक मेरे पास मीथेन और ये मेरे पास मीथेन था। अगर जब मैं क्या करता हूं कि इस अल्काइल कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट, जब आप एक अल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्काइल कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्काइल कंपाउंड्स में। जैसे कि ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, सारे के सारे कंपाउंड्स का कहलाते हैं अल्काइल। जब आप किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो कंपाउंड्स का कहलाएगा हमारे पास, वो अल्काइल कंपाउंड्स कहलाएगा। नंबर 1 पॉइंट, मेन टॉपिक जो हमारा था प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन, के अल्केन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जो अल्केन कंपाउंड्स को बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन से वो है कि हेलोजिनेशन। देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आप अल्केन को प्रिपरेशन 3 मेथड से करते हैं। कौन से मेथड से? 3 मेथड से। वैसे तो काफी ज्यादा होते हैं लेकिन यहां पे हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मेरे पास जो होता है वो होता है एडिशन रिएक्शन से। कौन सा? कि नंबर 1 पॉइंट्स आप अल्केन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं किसमें से? फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। किससे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से
आप अल्केन कंपाउंड्स को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अनसेचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसेचुरेटेड एक तो मेरे पास कार्बन, कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड्स होता है मैं उसको नाम देता हूं किसका? एज अल्कीन कंपाउंड्स का नाम देता हूं। दूसरा मेरे पास होता है कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होता है तो मैं इसको नाम देता हूं किसका? एज अल्काइन कंपाउंड्स का नाम देता हूं। आप अल्केन को अल्कीन कंपाउंड से भी बना सकते हैं, आप अल्केन को अल्काइन कंपाउंड से भी बना सकते हैं। कैसे? बाय द रिडक्शन रिएक्शन से। कौन सा? बाय द रिडक्शन रिएक्शन से। जब आप इनकी रिडक्शंस करवाते हैं, जब आप इनका रिडक्शन रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होता है कि मेरे पास फॉर्मेशंस होती है किसकी? अल्केन की फॉर्मेशंस होती है। किसकी? अल्केन की फॉर्मेशंस होती है। कौन सा? जो रिएक्शंस कहलाता है मेरे पास एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा मेरे पास रिएक्शंस कहलाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। जब आप H2 मॉलिक्यूल, जैसे कि अल्कीन कंपाउंड्स था, कार्बन के साथ ये भी हाइड्रोजन मौजूद था, ये भी हाइड्रोजन मौजूद था, ये भी हाइड्रोजन मौजूद, ये भी हाइड्रोजन मौजूद। जब मैं क्या करूंगा, किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा? H2 मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? कि अगर मैं अल्कीन कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ? H2 के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ दो फॉर्म में। कौन सी प्रेजेंस में? या तो आप यहां पे क्या यूज करें? हाई टेम्परेचर आप यूज करें, हाई टेम्परेचर आप यूज करें, या तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि कैटलिस्ट यूज करते हैं। कौन सी कैटलिस्ट यूज करते हैं? आप निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड्स होता है ना, वो ब्रेक डाउन होकर H2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो क्या बन जाता है? कार्बन के साथ कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन के साथ लग जाए। तो जब हम क्या करते हैं कि एडिशंस करवाते हैं किसकी? हाइड्रोजन्स की, हाई द टेम्परेचर 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे और निकल प्लेटिनम की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो जो अल्कीन कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे जाके ये रिएक्शंस बनेंगे अल्कीन कंपाउंड्स में, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दूसरा, आप अल्काइन कंपाउंड्स की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। ये अल्काइन कंपाउंड से आप इसका रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सेम निकल कैटलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट या हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। तो ये भी क्या होता है कि अब यहाँ पे 2H2 लेते हैं। रीजन क्योंकि दो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे। पहले क्या होगा? जो अल्काइन कंपाउंड से वो कन्वर्ट होगा अल्कीन में, अल्कीन कन्वर्ट होगा किसमें? अल्केन में। मतलब दो आप एक अल्काइन कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं किसका? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। कौन सा? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन की एडिशन होती है कि जब अल्काइन कंपाउंड्स को हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, जब आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्केन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका? है आप कहते हैं कि जब अल्काइन कंपाउंड्स की रिडक्शंस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्केन कंपाउंड्स में। क्वेश्चन पूछा जाता है रिडक्शंस रिएक्शंस के अंदर सबसे ज्यादा अल्केन फॉर्मेशंस कौन करेगा? तो ये बात हमेशा के लिए याद रखें, अल्काइन कंपाउंड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्शंस करते हैं। उसके बाद मेरे पास जो अल्कीन कंपाउंड्स होते हैं, तो ये चीज आप याद रखें। इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो अल्काइन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा अल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो सबसे ज्यादा अल्केन की फॉर्मेशन करेगा रिडक्शंस में, आप कहेंगे अल्काइन कंपाउंड्स। रीजन क्योंकि अल्काइन कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्यादा अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल जो ज्यादा होते हैं वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ज्यादा मोस्ट रिएक्शन शो करता है। अब आ जाए कि दूसरा जो मेरे पास मेथड होता है, वो मेथड मेरे पास होता है कि फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड से। किसमें से? फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड से। जब आप अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शंस करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से आप एक अल्केन की फॉर्मेशंस करते हैं। किसकी? अल्केन की फॉर्मेशंस करते हैं। लेकिन वहां पे भी आप रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे? एक या तो आप इसमें यूज कर सकते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप क्या कर सकते हैं, एक अल्काइल हैलाइड्स की जब आप क्या करवाते हैं? रिडक्शंस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिडक्शंस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्केन में। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज की जाएगी वो कैटलिस्ट कौन सी होती है? कैटलिस्ट या तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिंक एलिमेंट्स इसके साथ, डाइल्यूटिव फॉर्म में HCl आप इसके साथ यूज करें, तब भी वो आपको अल्केन की फॉर्मेशन करके देगा। या तो आप इसमें
NaBH4 आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। NaBH4 वो भी आपको अल्केन की फॉर्मेशन करके देगा। या तो आप इसमें एल्यूमिनियम H4 जो हमारे पास होता है, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको फॉर्मेशन करके देगा। किसकी? वो आपको फॉर्मेशन करके देगा एक अल्केन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करके देगा। तो ये कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैसे होता है कि मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूं कि आपने अगर ये लिख लिया तो आप, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखें क्या होता है कि जब मैं क्या करता हूं कि एक RX कंपाउंड्स लेता हूं, RX कंपाउंड्स लेता हूं। RX क्या है कि यहां पे कोई भी मॉलिक्यूलर सिस्टम्स कनेक्टेड होगा। X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, देखें फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या होता है कि आयोडीन होता है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए रिएक्टिविटी के हिसाब से। फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा डिफरेंस होता है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या होता है कि आयोडीन होता है। जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जिंक क्लोराइड्स प्लस में डाइल्यूट फॉर्म में HCl आप इसके साथ यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये फॉर्मेशन करके देगा आपको एक R और ये H प्लस में क्या करेगा, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन यहां से करेगा, निकल जाएगा जिंक क्लोराइड फॉर्म में। कैसे होता है रिएक्शन, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। क्या होता है कि जब R के साथ X यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में ये निकल जाएगा, तो R जो होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जिंक जब क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, जिंक क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, तो क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म में, प्लस में इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि रिमूव हो जाते हैं। ये जो R होता है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, R प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो R के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाती है, नेगेटिव चार्ज। R इज द अल्काइल, कोई भी अल्काइल। उसके बाद ये जो HCl होता है, HCl ब्रेकडाउन होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, तो इस R के साथ ये आप H पॉजिटिव और ये क्लोरीन ये, और जो हमारे पास ये यहां से X निकलेगा वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, RH की फॉर्मेशन हो जाती है, एक अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। आसान रिएक्शन होता है। दूसरा कि जब आप R को आप RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसका, NaBH4 का करवाएं या एल्यूमिनियम हाइड्राइड का करवाएं, इन दोनों का काम होता है H नेगेटिव इनको प्रोवाइड करके देना। क्या प्रोवाइड करके देना, H नेगेटिव प्रोवाइड करके देना। H नेगेटिव जहां से कैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन यहां से निकलेगा तो वो R और ये H दोनों आपस में रिएक्शन करके एक अल्केन की क्या करते हैं कि फॉर्मेशंस कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट्स, आप हाइड्रोजनेशन से, हाइड्रोजनेशन कहें तो रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन और अल्काइल कंपाउंड्स, जब आप रिडक्शन करवाते हैं किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की, तो फॉर्मेशंस होती है किसकी, एक अल्केन कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस होती है। आसान टॉपिक होता है, ज्यादा टफ भी नहीं होता, जस्ट समझे, थोड़ा सा समझे कि अल्केन कंपाउंड्स की रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, हाइड्रोजनेशन में, तो अल्केन। अल्काइल हैलाइड्स की, सॉरी अल्कीन की और अल्काइल की रिडक्शन, अगर अल्काइल हैलाइड्स की आप क्या करवाते हैं कि अल्काइल हैलाइड रिएक्शंस को आप क्या करवाते हैं कि रिएक्शन करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स का किसका रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, या जिंक डाइल्यूट HCl यूज करें, जहां आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कौन सा, NaBH4 एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या कोई और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या बनता है, एक अल्केन की फॉर्मेशन होती है। अब आ जाए कि मेरे पास दूसरा जो है वर्स रिएक्शंस, सुना होगा आपने कि वर्स रिएक्शंस क्या होता है कि आप अल्केन कंपाउंड्स को फ्रॉम द वर्स रिएक्शन से भी बनाते हैं। वर्स रिएक्शन से आप क्या करते हैं कि इसको प्रिपेयर करते हैं। कैसे, जब मैं क्या करूंगा R के साथ X अल्काइल हैलाइड से, प्लस में यहां पे सोडियम को लेता हूं, प्लस में X और ये R लेता हूं, तो इसमें से क्या होता है R और R में अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस में क्या होता है कि यहां से 2NaX की फॉर्मेशन हो जाती है। कौन सी, अगर मैं यहाँ पे 2Na रख दूं क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ये सोडियम में पॉजिटिव होता है, ये एक दूसरे के साथ, और ये मतलब कि समझे ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2NX बन जाएगा। R और R के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आ जाए टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन कंपाउंड्स में आपको ये पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए
कि जो मेरे अल्केन कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से कंपाउंड्स हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो तीन टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। कौन से? नंबर वन, जिस भी कंपाउंड के अंदर सेचुरेशन मौजूद होती है वो कंपाउंड्स रिएक्शन शो करता है। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। वो कंपाउंड्स एलिमिनेशन नहीं करेगा, वो कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। नंबर वन पॉइंट्स, ये कंपाउंड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या करता है कि शो करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तीन टाइप की रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस। कौन सा? फ्री रेडिकल रिएक्शंस होता है। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। तो ये तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो मेरा है वो है फ्री रेडिकल का, वो है मेरे पास फ्री रेडिकल का, क्योंकि सिलेबस में फ्री रेडिकल दिया हुआ है। थर्ड, ये कंबशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा? कंबशन रिएक्शन शो करते हैं। थर्ड, मेरे पास जो ये रिएक्शन शो करते हैं वो कैटलिस्ट रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा? कैटलिस्ट रिएक्शन शो करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फ्री रेडिकल। एंड हमारे पास फ्री रेडिकल्स में नाइट्रेशंस, फ्री रेडिकल के अंदर हेलोजिनेशंस, इन रिएक्शंस को हम क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि फ्री रेडिकल्स में नाइट्रेशंस और हेलोजिनेशन में, क्योंकि क्वेश्चन भी यही से तो पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पूछा जाता है हेलोजिनेशंस का, आपसे रेट डिटरमाइन स्टेप पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द फ्री रेडिकल रिएक्शंस, क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपने मिटा दिया, लिख लिया तो लिख लें, मैं इसको अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस की। आप इसकी अंडरलाइन हेडलाइंस बना लें कि व्हाट इज द फ्री रेडिकल रिएक्शंस। एंड फ्री रेडिकल रिएक्शंस में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले रिएक्शंस के अंदर जो ब्रेकडाउन में होती है ना, वो दो टाइप की होती है। कौन सी? नंबर वन, जो ब्रेकडाउन होती है, एक ब्रेकडाउन को हम नाम देते हैं किसका? हम नाम देते हैं किसका? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन। कौन सी? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन, मैं इसको नाम देता हूं। कौन सा? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन। जो मेरे पास दूसरी ब्रेकडाउन होती है जिसको हम नाम देते किसका? हेट्रोलाइटिक ब्रेकडाउन का हम उसको नाम देते हैं। कौन सा? हेट्रोलाइटिक ब्रेकडाउन। सबसे ज्यादा आप यहां पे पॉइंट्स नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होमोलाइटिक ब्रेकडाउन कौन से ब्रेकडाउन कहलाती है? जब हमारे पास क्या होता है, ए और बी के बीच में बॉन्ड्स बना हुआ है और ये वो बॉन्ड है जो एक मेरे पास नॉन पोलर बॉन्ड्स है। कौन सा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा तो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर डेल्टा ई एन का वैल्यू जो होता है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू, वो वैल्यू मेरे पास क्या होगा? 0.5 से लेस देन होगा तो, 0.5 से लेस देन होगा तो जिन भी वैल्यू में या इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू 0 हो या 0.5 से लेस हो, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। नॉन पोलर में जो ब्रेकडाउन होती है तो क्या होता है? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होती है। एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएगा, एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएगा। रीजन? क्योंकि केमिकल स्पीशीज में हमने पढ़ा है द एटम व्हिच हैव आइडेंटिकल एटम्स दे हैव अ सेम केमिकल स्पीशीज। जो एटम्स आइडेंटिकल होते हैं उनके ऊपर जो केमिकल स्पीशीज होती है वो सेम होती है। कौन सी? कि इनके ऊपर एक रेडिकल्स यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, कि हम कहते हैं कि व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो किसी भी हमारे पास या तो ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर आ जाता है। जहां डॉट इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप नाम देते हैं किसका? डॉट इलेक्ट्रॉन्स का हम उसको नाम देते हैं किसका? फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स कहलाता है। अगर मेरे पास हेट्रोलाइटिक ब्रेकडाउन हो रही है, कौन सी? कि हेट्रोलाइटिक ब्रेकडाउन वो होती है जब मेरे पास ए और बी के बीच में बॉन्ड्स बना हुआ है और वो जो बॉन्ड्स बना हुआ है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बना हुआ है। कौन सा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है।
तो क्या होगा कि इनके अंदर जो डेल्टा ई एन का वैल्यू होगा, डेल्टा ई एन का वैल्यू होगा वो होगा ग्रेटर हमारे पास 0.5 से। 0.5 से अगर वैल्यू हमारे पास डेल्टा चेंज इन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आप उसको नाम देते हैं किसका, एज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का नाम देते हैं। और जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें हेटेरो मींस चेंज, लैटिक मींस ब्रेकडाउन्स, उनमें क्या होते हैं कि चेंज हेटेरोलाइटिक ब्रेकडाउन्स होती है। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चला जाता है, सॉरी इसलिए नहीं होगा। तो क्या होता है कि इनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बनेगा ए एटम, दूसरा बनेगा बी एटम्स। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा कि ए एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, बी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये दो टाइप के होंगे। एक मेरे पास बन जाएगा कार्बोकेटाइन बनेगा, एक मेरे पास बनेगा कार्बो एनाइन की फॉर्मेशन से करके देगा, किसकी, कार्बोकेटाइन की और कार्बो एनाइन की। कार्बो एनाइन को आप नाम देते हैं किसका, एज कार्बोनियम आयन का नाम देते हैं। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज होगा वो कहलाएगा कार्बोकेटाइन्स, एनाइन कहलाएगा। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो कहलाएगा कौन सा, कार्बोकेटाइन्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्री रेडिकल की बात करते हैं। फ्री रेडिकल्स कब बनता है, जब क्या होता है कि ए के ऊपर बी रेडिकल्स, बी के ऊपर भी रेडिकल्स आ जाता है, डार्क इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, आप उसको नाम देते हैं किसका, रेडिकल का नाम देते हैं। जैसे कि मेरे पास CH3 रेडिकल्स आता है, दूसरा कि मेरे पास हाइड्रोजन रेडिकल आता है, थर्ड मेरे पास क्लोरीन रेडिकल्स आता है, ब्रोमीन रेडिकल्स आता है। ये सारे के सारे रेडिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो होमोलाइटिक बॉन्ड्स बने होते हैं, होमो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, जब फ्री रेडिकल्स जो होता है, फ्री रेडिकल्स फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या था कि कार्बन था, इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स बने हुए थे, मैंने एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो क्या हो गया कि इसके पास रेडिकल आ गया, बाकी ये हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन्स। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, ये सातवां। जिनके का जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो शेप एग्जिस्ट करते हैं कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप क्या करते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। और इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, वो एग्जिस्ट करता है पैरा मैग्नेटिक फॉर्म में, क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है, कौन से फॉर्म में, पैरा मैग्नेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करते हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें या रिएक्टिविटी की बात करें, बात सेम होती है कि जो फ्री रेडिकल्स, एक मेरे पास ये फ्री रेडिकल जिसके साथ 3 R ग्रुप कनेक्टेड है, कौन से, 3 R ग्रुप कनेक्टेड है। दूसरा मेरे पास ऐसा रेडिकल्स होगा जिसमें 2 R होंगे, एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। और थर्ड मेरे पास ऐसा रेडिकल्स होगा जिसमें क्या होंगे कि एक R ग्रुप होगा, बाकी 2 क्या होंगे कि हाइड्रोजन मौजूद होंगे, और ये रेडिकल्स। थर्ड मेरे पास ऐसा रेडिकल फोर्थ होगा जिसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होता है कि ये रेडिकल्स मौजूद होता है। बात याद रखना, जो R ग्रुप होते हैं, R ग्रुप को हम नाम देते हैं बल्कि ग्रुप का, कौन से ग्रुप का, बल्कि ग्रुप का। बल्कि वो ग्रुप होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स दूसरे एटम की तरफ क्या करते हैं कि सेंड करते हैं। तो ये जो R है इसको अनस्टेबल देखकर, क्योंकि फ्री रेडिकल जो होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होते हैं, कौन से, लेस स्टेबल होते हैं, कार्बोकेटाइन से भी लेस स्टेबल, कार्बो एनाइन से भी लेस स्टेबल। जो लेस स्टेबल होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं कि रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये भी पॉइंट्स आप हमेशा के लिए याद रखें, लेस स्टेबल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो क्या होता है, R ग्रुप इसको स्टेबल बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स इस कार्बन की तरफ सेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास बल्कि ग्रुप से ज्यादा कहलाता है ये ग्रुप। जब R ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स इसको सेंड करेगा तो इससे भाई साहब के पास कुछ ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स होती है, जो स्टेबिलिटी ऑफ
फ्री रेडिकल्स होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर ग्रुप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल ग्रुप। उस कार्बन के साथ जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स में टर्शरी जो फ्री रेडिकल्स होता है आप इसको कहते हैं टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये मेरे पास मिथाइल फ्री रेडिकल्स कहलाता है। 0 डिग्री प्राइमरी, 0 डिग्री कहलाता है। ये मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल रेडिकल्स, ये मेरे पास 2 डिग्री अल्काइल रेडिकल्स, ये मेरे पास 1 डिग्री अल्काइल रेडिकल्स, ये मेरे पास सुपर प्राइमरी कहलाता है। कौन सा? सुपर प्राइमरी रेडिकल्स भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको 0 रेडिकल का भी आप नाम दे सकते हैं, 0 डिग्री अल्काइल रेडिकल्स का नाम दे सकते हैं। तो क्या होता है, ये टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी, उसके बाद लास्ट में प्राइमरी, प्राइमरी के बाद हमारे पास क्या होता है कि सुपर प्राइमरी रेडिकल्स जो होता है वो स्टेबल होता है। नंबर 1 पॉइंट, जो कंपाउंड्स स्टेबल ज्यादा वो रिएक्टिव कम, जो कंपाउंड्स स्टेबल नहीं होते वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, किसकी? मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पास ये CH3 रेडिकल था वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद RCH हमारे पास 2 रेडिकल था वो स्टेबल, उसके बाद R2 और ये CH रेडिकल्स होता है, उसके बाद मेरे पास जो होता है R3C हमारे पास जो रेडिकल्स होता है। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा किसका? एक रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब आ जाएं कार्बोकेटाइन कार्बोनाइड्स की बात करते हैं। कार्बोकेटाइन्स जो होते हैं, कार्बोकेटाइन्स क्या होता है कि जिसमें कार्बन के साथ यहां पे हाइड्रोजन कनेक्टेड हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। कब? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कार्बोनाइड क्या होता है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद हो और यहां पे नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। नंबर 1 पॉइंट, ये जो कार्बोकेटाइन्स होता है ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है, किसमें? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। किसमें? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। इसका शेप होता है सेम ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में शेप एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में? ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर्स। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे पास डायामैग्नेटिक होता है। कौन सा? डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है। जो सेकंड नंबर पे होती है कि सबसे ज्यादा लेस स्टेबल, उसके बाद ये लेस स्टेबल, ये कुछ ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब आप ऐसे समझिए, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे पास जो होते हैं क्या होते हैं कि रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्बोकेटाइन्स जो होता है वो कुछ ज्यादा होता है। उसके बाद मेरे पास जो होता है वो कौन सा होता है? कार्बोएनाइन होता है, कार्बोएनाइन होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोएनाइन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कि उसके बाद आप बात करें इसकी, इसमें कार्बोकेटाइन की बात करें स्टेबिलिटी के हिसाब से, कार्बोकेटाइन की लास्ट में होता है कौन सा? फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। ये पॉइंट्स याद रखें। ये एक डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक के बाद हम बात करें किसकी, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। कौन सी? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन्स। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कौन सी होती है? सेम की सेम बात होगी। कौन सी? कि कार्बन के साथ जितने R ग्रुप ज्यादा होंगे, ये मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन्स, ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स R ग्रुप, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स, इसके साथ एक हाइड्रोजन बाकी पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स जिसमें एक R ग्रुप बाकी 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास सुपर डिग्री कार्बोकेटाइन्स होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स बिल्कुल कम में 6 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन जो होते हैं ना, अल्काइल ग्रुप अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं कि इस कार्बन की तरफ इंक्रीज करते हैं। जैसे करेंगे तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑक्टेट के करीब आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन्स सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स के बाद, प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स के बाद लास्ट में जो होता है वो सुपर प्राइमरी होता है। आप उसको कहते हैं 3 डिग्री, सेकंड डिग्री, 1 डिग्री, ये 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी आप उसको कह सकते हैं, नाम दोनों देते हैं हम। अगर आप रिएक्टिविटी की बात करें, कि रिएक्टिविटी की बात करें जो ज्यादा स्टेबल वो लेस रिएक्टिव होता है।
तो जो मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस होता है, कौन सा, जिसमें 3 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, वो कार्बोकेटाइंस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद प्राइमरी होता है जिसके साथ एक R ग्रुप होता है, बाकी ये हो जाएगा। उसके बाद जिसमें सेकेंडरी आ जाता है, बाकी एक हाइड्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जो मेरे पास होता है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइंस जो होता है वो रिएक्टिव होता है। ये पॉइंट्स आप याद रखें। अब आ जाए कि कार्बोइनाइन क्या होता है। कार्बोइनाइंस का ऑक्टेट पूरा होता है। कार्बोइनाइंस का ऑक्टेट पूरा होता है कौन सा, कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। अगर आप ये देखें कि ये डायामैग्नेटिक होते हैं पैरा, ये भी हमारे पास क्या होते हैं कि डायामैग्नेटिक होते हैं। कौन से, डायामैग्नेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायामैग्नेटिक होता है। उसके बाद अगर आप बात करें इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि कार्बन के साथ नेगेटिव, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि पहले नेगेटिव चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर और इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स होगा तो वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से जो कार्बोकेटाइंस मेरे पास 0 सुपर डिग्री कार्बोइनाइंस होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद जिसके साथ एक R होगा, बाकी हाइड्रोजन होगा, ये नेगेटिव हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो होता है कार्बन के साथ नेगेटिव, एक हमारे पास 2 R ग्रुप, बाकी एक हाइड्रोजन होगा। लास्ट में जो होता है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइंस होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टेबल कौन सा है, सुपर प्राइमरी जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। जो सबसे ज्यादा स्टेबल वो लीस्ट स्टेबल, लीस्ट रिएक्टिव कहलाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास कौन सा होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, कार्बोइनाइन जो होता है, कार्बोइनाइंस सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद 2 डिग्री कार्बोइनाइन हो जाएगा, उसके बाद 1 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद सुपर प्राइमरी हो जाएगा, जिसको आप 0 डिग्री कार्बोइनाइंस का नाम देते हैं। अब आते हैं, ये तो था सिंपल कॉन्सेप्ट फ्री रेडिकल्स का, कि फ्री रेडिकल्स जो हमारे पास होते हैं ये रिएक्शंस प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होते हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं जो हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शंस कहलाएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि हेलोजिनेशन रिएक्शंस को या फ्री रेडिकल रिएक्शंस को, बात सेम है कि दोनों को आप सेम कह सकते हैं कि कान को एक साइड से खींचे या दूसरी साइड से, बात सेम होती है। यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कंपाउंड्स, किसकी, अल्केन की। जिस रिएक्शंस को आप नाम देते किसका, फ्री रेडिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। ज्यादा नहीं, बस इस चैप्टर में आपने जो देखनी है ना, वो आपने जस्ट 3 एमसीक्यूज देखने हैं। मैं वहां पे अंडरलाइन करूंगा, जस्ट 3 एमसीक्यूज देखने हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट से यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अल्केन कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे कि मेरे पास H4 था, प्लस में यहाँ पे X2 में एलिमेंट्स लूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो सनलाइट यूवी रेडिएशन में यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, कौन से, सनलाइट प्रोवाइड करूंगा, या तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज करूंगा, कौन सा, हाई टेम्परेचर यूज करूंगा क्योंकि होमोलाइटिक ब्रेकडाउन करना है, या तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैटलिस्ट यूज करूंगा, कौन सा, कैटलिस्ट में यूज कर सकता हूँ CH3ONA में यूज कर सकता हूँ, सोडियम एसिटेट। तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए कि या तो सनलाइट, या तो हाई टेम्परेचर, या तो कैटलिस्ट यूज करते हैं। इनकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन सा, एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि CCl4 के अंदर मिलेगा प्रोडक्ट्स, आपको मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, फाइनल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, फाइनल बात की बात कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे मुझे मिलेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। थर्ड यहाँ पे मुझे मिलेगा कौन सा, कि यहाँ पे मुझे अल्केन कंपाउंड्स भी मिलेगा R, और ये R ग्रुप भी मिलेगा। ये 3 क्या होते हैं कि प्रोडक्ट्स मुझे मिलते हैं, इसको हम नाम देते हैं किसका, एज हेलोजिनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। नंबर 1 पॉइंट से फर्स्ट जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है वो मिलता है CH3Cl, ये मिलता है। सेकंड जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है CH2, 1 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे, ये प्रोडक्ट मिलता है। आप इसे समझे कि CH2 और ये Cl2 फॉर्म में। थर्ड जो मिलता है CH और इसके साथ Cl3 मिलता है, उसके बाद CCl4 मिलता है। आपको इन चारों प्रोडक्ट्स के आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम आने चाहिए।
उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, इनको कहते हैं आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। मैंने कहा इन चारों के आपको आयुर्वेदिक नेम और कॉमन नेम आने चाहिए। कौन सा? ये मेरे पास कहलाता है क्लोरोमीथेन। कौन सा? क्लोरोमीथेन कहलाता है। क्लोरोमीथेन इसका आयुर्वेदिक नेम होता है, इसका आयुर्वेदिक नेम होता है। उसके बाद मिथाइल क्लोराइड कहलाता है। कौन सा? मिथाइल क्लोराइड कहलाता है। ये इसका कॉमन नेम होता है, किसका? फर्स्ट का। हम इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन नाम देते हैं। कौन सा? डाइक्लोरोमीथेन ये कंपाउंड कहलाता है, डाइक्लोरोमीथेन कहलाता है। इसको नाम थे किसका है? मिथाइल डाइक्लोराइड्स। कौन सा? मिथाइल क्लोराइड्स, डाइक्लोराइड्स भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ये कहलाता है क्लोरोफॉर्म कहलाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म का आपसे स्ट्रक्चर पूछते हैं। क्लोरोफॉर्म का CH क्या होता है कि इसके साथ एक मेरे पास क्या होता है कि CH होता है, बाकी 3 इसके साथ क्या होते हैं कि Cl3 होते हैं। हम इसको नाम देते हैं किसका? क्लोरोफॉर्म का नाम देते हैं। और ये कहलाता है टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं आप इसको। टेट्रा इसमें मिथाइल टेट्रा क्लोराइड्स भी कह सकते हैं। टेट्रा क्लोरोमीथेन इसका आयुर्वेदिक नाम हो जाएगा। कौन सा? टेट्रा क्लोरोमीथेन भी आप इसको कह सकते हैं। जहां आप इसको कह सकते हैं कि मिथाइल ट्राइक्लोराइड्स, टेट्राक्लोराइड्स भी कह सकते हैं। मिथाइल ट्राइक्लोराइड्स भी आप इसको नाम दे सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट से जब आप इसमें एक्स एलिमेंट्स लेंगे तो हेलोजेंस जो होते हैं उसका ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2 सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आप हेलोजिनेशंस के अंदर जस्ट क्लोरीन क्यों यूज करते हैं, बाकी क्यों यूज नहीं करते? रीजन ये होता है, ये जो फ्लोरीन होता है हाईली एक्सप्लोजन होता है। कौन सा? हाईली एक्सप्लोजन हमारे पास कहलाता है। हाईली एक्सप्लोजन का मतलब होता है काफी ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से हाईली हमारे पास वोलेटाइल होता है, रिएक्शंस कहलाता है। एक ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। जो आयोडीन होता है, एक तो ये इसमें सबसे ज्यादा मतलब कि जो HI की फॉर्मेशन करेगा वो हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। कौन सा? हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। तो दोबारा इस कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देता है, दोबारा इसको क्या होता है? रिड्यूस कर देता है। दूसरा, साइज ज्यादा होने की वजह से रिएक्टिव भी कम है, उस वजह से रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम जो क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फ्लोरीन क्यों नहीं यूज करते? हाईली एक्सप्लोजन की वजह से। आयोडीन क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है, इस वजह से आप उसको यूज नहीं कर सकते। बाकी जो क्लोरीन होता है और जो ब्रोमीन होता है ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, इसमें रिएक्शंस में ये यूज करते हैं। अब आ जाए कि ये जो मेरे पास हेलोजिनेशन रिएक्शंस होता है, इस रिएक्शंस में 3 स्टेप्स होते हैं। कौन सा? नंबर मेरे पास 1 जो रिएक्शंस का स्टेप होता है इनिशिएशन रिएक्शंस का आप नाम देते हैं। तो इनिशिएट हमारे पास रिएक्शंस। दूसरा मेरे पास होता है प्रोपोगेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं, प्रोपोगेशंस का नाम देते हैं। थर्ड जो मेरे पास होता है वो होता है टर्मिनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। किसका? इधर टर्मिनेशन रिएक्शंस हम इसको कहते हैं। कौन सा? टर्मिनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। नंबर 1 इनिशिएशन में क्या होता है कि जो हमारे पास इनिशिएट रिएक्शंस होता है, इस रिएक्शंस के अंदर जो हेलोजेंस होते हैं ना, असल में जो हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है वो इसमें होता है। कौन सा? कि जब हम दो क्लोरीन को क्या करते हैं कि सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। कौन सी? सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, यूवी रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट की में, तो ये क्या होता है कि रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपोगेशंस में क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास ये होता है। प्रोपोगेशंस में क्या होता है? जो मेरा रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, प्रोपोगेशंस रेट डिटरमाइन स्टेप, आप इस प्रोपोगेशन को नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज प्रीवियस में पूछा गया था। हेलोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर कौन सा स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका है? प्रोपोगेशन स्टेप का नाम देते हैं, जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। असल रिएक्शन ये होता है, आप हेलोजन रिएक्शंस को आप जीरो ऑर्डर नहीं कह सकते, काफी बच्चे जीरो ऑर्डर कहते हैं। रीजन क्या होता है कि उनको पता होता है कि
ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा। नहीं बाबा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कभी हो ही नहीं सकता, गलती नहीं करना कभी भी। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं था। असल में रेट डिटरमाइन स्टेप सेकंड होता है, और सेकंड में हम सनलाइट यूज ही नहीं करते। तो जब यूज ही नहीं कर रहे तो वो कैसे हमारे पास आरडीएस कहलाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरा CH4 मीथेन है, आप इसको क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि CH3 रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। प्लस में क्या होता है कि इसमें से HCl क्या होता है कि यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है ना, वो होती है ये पॉइंट्स। कौन सी, जो मेरा क्या होगा कि कंपाउंड्स का रिएक्शंस होगा वो डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर, CH3 रेडिकल के ऊपर डिपेंड्स करेगा। किसके ऊपर, इस CH3 रेडिकल के ऊपर डिपेंड्स करता है। अगर ये मेरे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव होगा तो प्रोडक्ट्स उतना ज्यादा आपको स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट्स आपको उतना ज्यादा जल्दी मिलेगा। कि अगर मेरे पास ये CH3 रेडिकल जो बन रहा है, जो मैंने आपको प्रीवियस में कहा कि टर्शरी जो रेडिकल्स होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल और ज्यादा क्या होता है कि वो लेस रिएक्टिव होता है, और जो स्टेबल होता है वो जल्दी बनने की कोशिश करता है, और जो जल्दी बनने की कोशिश करेगा वो प्रोडक्ट्स हमें जल्दी में देगा। तो इस वजह से इस पे आप हमेशा बात याद रखना, जो रिएक्शंस होता है पूरा का पूरा वो डिपेंड्स करता है इस रेडिकल के ऊपर डिपेंड्स करता है। उसके बाद ये मेरे पास रेडिकल्स टर्मिनेशंस में क्या होते हैं, ये रेडिकल्स प्लस में क्लोरीन का रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर CH3Cl बना देते हैं। ऐसे मेरे पास क्या होंगे कि 4 स्टेप होंगे, जिसके अंदर ये एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स की क्या होगी कि फॉर्मेशन होगी। अब आ जाए कि हमने कहा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इसकी काइनेटिक्स केमिस्ट्री पे जाए तो क्या होता है, काइनेटिक्स केमिस्ट्री में जो रेट हो जाता है इक्वल्स हमारे पास के, तो ये CH4 हमारे पास जिसका 1, और ये मेरे पास जो Cl2 होता है जिसका क्या होता है कि हाफ 1/2 होता है। तो 1/2 को आप करते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि इसमें से कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आता है वो किस में आ जाता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आ जाता है फ्रिक्शन फॉर्म में आता है, फ्रिक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये हमेशा के लिए बात याद रखें, जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होता है वो एक फ्रिक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करता है। कौन सा, फ्रिक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करता है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास थी किसकी, अल्केन कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अल्कीन कंपाउंड्स को, अल्कीन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल रिएक्शंस के बाद अल्काइन कंपाउंड्स पे जाएंगे, उसके बाद बेंजीन पे जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया हुआ तो आप कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको कौन सी पॉइंट्स समझ में नहीं आई, जो समझ में आई, या अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। थैंक